हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक है कैपेसिटर। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज़ नथिंग, इट जस्ट अ डिवाइस। एक डिवाइस है, और कैसा डिवाइस? विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब बात आती है कि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी पर्टिकुलर केस में हमें सडन एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे जो ये इलेक्ट्रिक फ़ैन है, तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन क्या होता है, चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको शायद ऐसा लगता है कि जैसे हमने स्विच ऑन किया और जो करंट आया उसने फ़ैन को चलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली हमारे घरों में जो करंट आता है, एक फ़ैन को चलने के लिए नॉर्मली 5 एम्पियर करंट की ज़रूरत होती है। लेकिन फ़ैन को चलने के लिए 5 एम्पियर करंट की ज़रूरत है, लेकिन फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 25 से 30 एम्पियर करंट की ज़रूरत होती है। तो देखिए, फ़ैन का चलना एक अलग बात है, लेकिन फ़ैन का स्टार्ट होना वो एक अलग बात है। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, फ़ैन में एक वाइट कलर का सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक डिवाइस लगा रहता है, जिसको आम भाषा में कंडेंसर बोलते हैं। यानी क्या होता है वो आपका कैपेसिटर। हमारे यानी जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, फैन में वो जो कैपेसिटर लगा रहता है वो एकदम एनर्जी देता है फैन को, और फैन क्या होता है, उसमें एक सडन जर्क आता है, स्टार्ट होता है, और उसके बाद वो घूमना शुरू हो जाता है। यानी फैन, अगर वो कैपेसिटर खराब हो जाए तो भले ही आप स्विच ऑन कर दीजिए, बस उस फैन में सब आ जाएगी घूम घूम घूम, पर वो फैन चलेगा नहीं। यानी करंट जो आ रहा है स्विच में से, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो फैन को स्टार्ट कर दे। रोटेट तो कर सकता है, स्टार्ट नहीं कर सकता। ऐसे हमारे जो मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक पंप जो होते हैं, जो जैसे पानी की सप्लाई आई, आपने स्विच ऑन किया और पानी ऊपर आपका जो वाटर टैंक है छत पे, उसमें भरना शुरू हो जाता है। वो कौन, उसको कौन पहुंचाता है? आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक मोटर घूमता है, पानी पहुंचाता है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक मोटर में भी क्या लगा रहता है, एक कैपेसिटर लगा रहता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वाइट कलर का। अगर आप देखें आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, सबसे पहले वो कैपेसिटर उस इलेक्ट्रिक मोटर को एक एनर्जी देता है, जिससे उसके ब्लेड क्या होते हैं, घूमने शुरू हो जाते हैं। और एक बार जब वो घूमते हैं तो उसके बाद जो सप्लाई से करंट आता है वो उसको रोटेट कर देता है। तो ये अब आपको समझ में आया कि डेली लाइफ में कई बार हमें सडन एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है? कैपेसिटर। क्लियर? तो अब हमें कैपेसिटर से सडन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, करंट कब मिलेगा? जब ऑलरेडी उसके अंदर हम उतनी अमाउंट का करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कर देंगे, स्टोर करेंगे। तो अब समझ में आया आपको कैपेसिटर क्या होता है? इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज। और कोई आपसे पूछे कि हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कई बार हमें सडन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है, और वो हमें कहां से मिलती है? कैपेसिटर से मिलती है। ओके, अब कैपेसिटर को बनाते कैसे हैं? हाउ टू फॉर्म द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को बनाने के लिए वो बहुत ही सिंपल है। हम कोई भी, आप ये कोई भी दो कंडक्टर, ये दोनों क्या है, दिस इज कंडक्टर। किसी भी अगर हमें एक कैपेसिटर बनाना है तो उसके लिए हमें केवल दो कंडक्टर की जरूरत होगी, और इन दोनों कंडक्टर क्या होता है? ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। तो किसी भी कैपेसिटर को अगर आपको बनाना है तो व्हाट यू रिक्वायर्ड ओनली 2 कंडक्टर ऑफ एनी शेप और साइज। ठीक है? तो बस इन दोनों पर हम क्या करते हैं, दोनों कंडक्टर पर हम अपोजिट चार्ज क्रिएट करते हैं। एक पे प्लस, दूसरे पे उतनी ही अमाउंट का
माइनस। अब कहेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपने कंडक्टर लिया x, ये कंडक्टर लिया y, और मैं दोनों कंडक्टर को एक बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। तो एक पर जितना प्लस, दूसरे पर उतना ही क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। और इस पर अब कितना प्लस आएगा और कितना माइनस आएगा, ये डिपेंड करेगा आपने कितने वोल्ट की बैटरी ली है। मान लीजिए आपने बैटरी ले ली 1 वोल्ट की, तो 1 प्लस 1 माइनस। आपने बैटरी ले ली 2 वोल्ट की, तो 2 प्लस 2 माइनस। आपने बैटरी ले ली 3 वोल्ट की, तो 3 प्लस 3 माइनस। यानी ये बात समझा गई, दोनों कंडक्टर पे एक पे प्लस आएगा, दूसरे पे उतना ही माइनस। और कैसा आएगा, आपको उसको एक बैटरी से अटैच करना पड़ेगा। जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी होगी उतना ही प्लस और उतना ही माइनस। अब ये प्लस माइनस आता कैसा है वो समझ लीजिए। ये प्लस टर्मिनल बैटरी का और ये माइनस टर्मिनल। तो कंडक्टर में कौन होता है, आपको मालूम है कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कोई भी दो कंडक्टर एक्स एंड वाई, और उसको हमने क्या किया, एक बैटरी से अटैच किया, और ये मान लीजिए कोई भी एक की हो गई। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर कौन होता है, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो मान लीजिए आपने एक्स को प्लस टर्मिनल से और वाई को किससे जोड़ दिया, माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया। जैसे ही आप इस की को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो मान लीजिए बैटरी है 1 वोल्ट की, तो बैटरी की जो प्लस टर्मिनल है, प्लस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन x में से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि x से जुड़ा हुआ है प्लस टर्मिनल से, तो x में से एक इलेक्ट्रॉन प्लस टर्मिनल के पास जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, एक प्लस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जैसे ही बैटरी की प्लस प्लेट एक इलेक्ट्रॉन लेगी माइनस प्लेट में से, तभी एक इलेक्ट्रॉन निकल के y में चला जाएगा, तो y पे क्या आ जाएगा, एक माइनस। क्या ये बात समझ में? तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी की प्लस प्लेट इलेक्ट्रॉन को लेती है और माइनस प्लेट उतने ही इलेक्ट्रॉन को दूसरे कंडक्टर को दे देती है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही ज्यादा प्लस, और दूसरे पे उतना ही माइनस आ जाएगा। ओके, अब जैसे इस पे प्लस आया और इसमें माइनस आया, तो आपको मालूम है प्लस से माइनस क्या चलती है, इलेक्ट्रिक लाइन। तो इन दोनों कंडक्टर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। दोनों कंडक्टर, एक कंडक्टर पे प्लस आया, एक कंडक्टर पे माइनस आया, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी। और जैसे एक पे प्लस और एक पे माइनस आया, तो इलेक्ट्रिक लाइन प्लस से चलेंगी माइनस की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक लाइन दोनों कंडक्टर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देती है, सेटअप कर देती है। बस, तो हमारा कैपेसिटर क्या हो गया, तैयार। क्यों, कैपेसिटर क्या होता है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को भर सके, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को भर सके। और चार्ज को कौन कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसके अंदर जो भी चार्ज आएगा वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटर क्या होता है, तो आप बता देंगे, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और कोई आपसे पूछे कि कैपेसिटर की जरूरत क्यों होती है, तो आप बोलेंगे कैपेसिटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एट सडन। जब भी आपको अचानक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर। चाहे इलेक्ट्रिक फैन हो, इलेक्ट्रिक मोटर हो, ठीक है। और कैपेसिटर बनाते कैसे हैं, कैपेसिटर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी दो कंडक्टर किसी भी शेप और साइज के हों। तो जैसे हम दो कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ेंगे, तो बैटरी क्या करेगी, एक कंडक्टर पर प्लस और दूसरे पर उतनी ही अमाउंट का माइनस अराइज कर देती है, और उन दोनों कंडक्टर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जो चार्ज को क्या करता है, ट्रैप करता है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, अब कई बार ये तो हुआ कि भाई कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है, लेकिन कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम
इन दोनों कंडक्टर को किसी वायर से अटैच कर दें, अगर हम इन दोनों कंडक्टर को किसी वायर से क्या कर दें, अटैच कर दें, तो क्या होगा, तो ये सारा का सारा जो चार्ज कंडक्टर पर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ द कैपेसिटर प्लेट अटैच बाय अ वायर, तो आप लिखेंगे द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर प्लेट विल डिस्चार्ज। ठीक है, इफ कैपेसिटर plates are joined by a wire, the charge get discharge। तो ये था कैपेसिटर क्या होता है और कैसे हम उसको बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन कोई भी कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा, उसकी ये जो एबिलिटी है वही उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। मान लीजिए जैसे अगर हम ये कहें हमारे घर की छत पे जो वाटर टैंक रखे हुए हैं उनका काम क्या है, तो आप कहेंगे कि वाटर टैंक का काम क्या है, पानी को स्टोर करना। बिल्कुल सही बात, दुनिया में जितने भी वाटर टैंक है सबका काम है वाटर को स्टोर करना, लेकिन सबकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग। कोई 1000 लीटर स्टोर कर सकता है, कोई 500 स्टोर कर सकता है, कोई 2000 स्टोर कर सकता है। तो काम तो सभी वाटर टैंक का एक ही है, वाटर को स्टोर करना, लेकिन कोई कम पानी को स्टोर करेगा, कोई। तो इसी तरह कोई भी कैपेसिटर का काम क्या है, तो दुनिया में जितने भी कैपेसिटर हैं उनका एक ही काम है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। लेकिन कोई कैपेसिटर ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा, कोई कैपेसिटर कम एनर्जी को स्टोर करेगा। तो किसी भी कैपेसिटर ने जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लिया वही उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस। यानी जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम यानी वो कम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा। तो देख लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो आप बोलेंगे इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, या आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखें या इलेक्ट्रिक चार्ज लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा अच्छा लगता है। और कैपेसिटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिकली सिंबल C से। चलिए, अब हम कैसे पता लगाएं कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, लेट्स सी। तो अभी हमने आपको बताया कैपेसिटर बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है, कैपेसिटर बनाने के लिए हमें केवल 2 कंडक्टर की जरूरत होती है। तो मान लीजिए ये मैंने एक प्लेट ले लिया, ये मैंने एक कंडक्टर लिया X, दूसरा कंडक्टर लिया Y। तो मैंने आपको बताया कैपेसिटर बनाने के लिए 2 कंडक्टर की जरूरत होती है, और वे 2 कंडक्टर किसी भी शेप में हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं। तो मैंने ये 2 कंडक्टर लिए। अभी दोनों पर क्या है, चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक V वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो मैंने बताया कि जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी दोनों प्लेटों पर उतना ही ज्यादा प्लस और माइनस आएगा। मैं अगर कहता हूं ये मैंने ले लिया 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे 1 प्लस आएगा, और निगेटिव टर्मिनल 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा देगा, तो 1 माइनस। और अगर यही बैटरी 2 वोल्ट की होती तो 2 इलेक्ट्रॉन को खींचता, 2 प्लस, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते, 2 माइनस। अगर ये 3 वोल्ट की होती तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलते, 3 प्लस, और यही 3 इलेक्ट्रॉन उसमें जाते, 3 माइनस। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गई कि प्लेटों पर कितना चार्ज आएगा। मान लीजिए बैटरी लगाने से X प्लेट पे कितना चार्ज आ गया,
प्लस का क्यू, और y पे कितना आया उतना ही माइनस। x पे जितना प्लस आएगा y पे उतना ही क्या आएगा माइनस। क्या ये बात समझ आ गई? तो और ये q किस बात पे डिपेंड करेगा? ये q डिपेंड करेगा कि आपने दोनों प्लेटों को, दोनों कंडक्टर को कितने वोल्ट की बैटरी से लगाया है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, वी हैव q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v। बिल्कुल सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लोगे उतना ही प्लेटों पर प्लस और माइनस आएगा, उतना ही इस पे प्लस और उतना ही इस पे माइनस। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दोनों प्लेटों पर उतना ही चार्ज आएगा जितना दोनों प्लेटों को या दोनों कंडक्टर को बैटरी की जितनी ज्यादा बैटरी की वोल्टेज होगी दोनों को उतना ही प्लस माइनस आएगा, यानी चार्ज आएगा, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं C यानी आपका कैपेसिटेंस। तो यहां से C क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। क्या ये बात समझ आ? ओके, तो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला, कैपेसिटेंस के कई सारे फॉर्मूला आएंगे लेकिन वो सारे ड्राइव कहां से होंगे, इस बेसिक फॉर्मूले से। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, जहां C क्या है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, Q क्या है चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, और V क्या है आपने कैपेसिटर को कितनी वोल्ट की बैटरी से लगाया है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब इसकी यूनिट देखते हैं जरा। तो अगर मैं चार्ज की ऐसा यूनिट आप सभी को मालूम है, कूलैम। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट आपको मालूम है क्या, वोल्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो आप कहेंगे कूलैम अपॉन वोल्ट। तो शुरू में साइंटिस्ट लोग यही बोला करते थे कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, कूलैम पर वोल्ट। लेकिन आगे चल के इस कूलैम पर वोल्ट को बोला गया 1 फैरेड। कूलैम अपॉन वोल्ट को आगे चल के क्या बोला गया, फैरेड। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गई, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कैपेसिटेंस की SI यूनिट फैरेड। ठीक है बेटा, और कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि 1 फैरेड क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलैम अपॉन 1 वोल्ट। तो दो क्वेश्चन ये समझ में आ गया। ओके, अब जरा इसकी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्लियर हो गया, कैपेसिटेंस की यूनिट क्लियर हो गई, फैरेड और फैरेड क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। अगर आपसे इसकी डायमेंशन पूछ ले, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ये आपको कई बार एग्जाम में आ सकती है। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80, और वोल्टेज की डायमेंशन, वोल्टेज यानी पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होती है m/2t-3 a-1, ये हम पहले कर चुके हैं। तो अगर आपको इन दोनों के डायमेंशन याद है तो आप C की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हुआ डायमेंशन का। अब जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैपेसिटेंस का काम क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना, और जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ही ज़्यादा क्या कैपेसिटेंस। तो कई बार हमसे पूछ लेता है कि क्या हम कितना भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ये हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो चार्ज, कैपेसिटर का काम क्या है चार्ज को स्टोर करना, तो क्या हम कितना भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, चार्ज को स्टोर करने की एक लिमिट होती है। देखिए समझिए इस चीज को जरा, कई बार समझ लीजिए, ये जो चार्ज है इसको समझना है। कई बार एग्जाम में, कई बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है
कि ये जो चार्ज है इसकी लिमिट क्या है, कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो समझिए चार्ज उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा वोल्टेज, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ही ज्यादा चार्ज, और उतना ही प्लेटों के बीच में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम ऐसे बोल देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए हाइयर द वोल्टेज, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना, ठीक है, हाइयर द वोल्टेज, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ही दोनों प्लेटों पे चार्ज, और जितना चार्ज उतना ही क्या होगा, हाइयर द वोल्टेज हाइयर द चार्ज हाइयर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, एयर, दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, अगर दोनों प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच में एयर होगा। और एयर एक तरह का, ये समझ लीजिए एयर में क्या होता है, एयर में मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के और इस तरह के, ठीक है। और अभी आपने पिछला टॉपिक पढ़ा होगा डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एयर भी एक तरह का क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा हो जाएगा, एयर का क्या हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल गेट पोलराइज, एयर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के मॉलिक्यूल को उतना ही क्या करेगा, खींचेगा, उनको डायपोल बना देगा। तो एयर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, और द चार्ज ऑफ कैपेसिटर गेट लीकेज इनटू एयर। और कैपेसिटर की प्लेटों पर जो चार्ज है वो एयर के अंदर क्या हो जाएगा, लीकेज होना शुरू हो जाएगा, नोन एज कोरोना ब्रेकडाउन। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कोरोना ब्रेकडाउन। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि कोरोना ब्रेकडाउन क्या है, या इस चार्ज की लिमिट क्या है। तो इस चार्ज को हम ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज लोगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही ज्यादा चांस हो जाएंगे प्लेटों के बीच जो एयर है उसके मॉलिक्यूल के पोलराइज होने के। और अगर एयर के मॉलिक्यूल पोलराइज हो गए तो कैपेसिटर की प्लेटों का चार्ज उसमें चला जाएगा, यानी लीकेज हो जाएगा, और इसको बोलते हैं कोरोना ब्रेकडाउन। तो अभी आपने पढ़ा कोरोना ब्रेकडाउन क्या होता है, यानी इस चार्ज की लिमिट। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन और होता है, अभी हमने बताया सी की यूनिट क्या होती है, सी की यूनिट होती है फैरेड, और फैरेड क्या होता है, 1 कूलम। तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड, और 1 फैरेड क्या होता है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि ये जो फैरेड है ये इतनी बड़ी अमाउंट क्यों है, क्या ये छोटी यूनिट है या क्या ये बड़ी यूनिट है। तो मैं आपको बता दूं फैरेड इज अ बिग यूनिट। व्हाई? सिंस कूलम is large unit and कूलम एक बड़ी यूनिट होती है और वोल्टेज एक छोटी यूनिट होती है, एंड 1 वोल्ट इज अ स्मॉल यूनिट। तो कूलम तो बड़ी यूनिट है और वोल्टेज छोटी यूनिट है, यानी बड़ी डिजिट को अगर आप छोटी डिजिट से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, बड़ी डिजिट मिलेगी। हेंस 1 फैरेड इज अ लार्ज यूनिट। तो कई बार आपसे पूछ लेता है फैरेड एक लार्ज यूनिट क्यों है, क्योंकि कूलम बड़ी यूनिट है और वोल्ट क्या है, छोटी यूनिट, इसलिए लार्ज अपॉन स्मॉल लार्ज वैल्यू आएगी। तो इसलिए अब चूंकि फैरेड एक बड़ी यूनिट है तो नॉर्मली हम कमर्शियल इसका यूज नहीं करते, अपनी डेली लाइफ में हम फैरेड नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, कैपेसिटेंस की स्मॉल यूनिट लेते हैं।
we use small units of capacitance like 1 microfarad and 1 picofarad। तो हम माइक्रोफैरड और पिकोफैरड लेते हैं। 1 माइक्रो कितना होता है 10 की पावर -6 और 1 पिको होता है 10 की पावर, ठीक है, -12। नैनो भी ले लेते हैं, 1 नैनो 10 की पावर -9, ठीक है। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि हम अपनी डेली लाइफ में कैपेसिटेंस की कौन सी यूनिट लेते हैं, क्या फैरेड लेते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, वाई? बिकॉज इट इज अ लार्ज अमाउंट, लार्ज यूनिट। क्यों? बता दी है। हम अपनी डेली लाइफ में कैपेसिटेंस से डील करने के लिए छोटी यूनिट लेते हैं, माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड या नैनोफैरेड। हमारे पास फॉर्मूला है C = Q/V। तो अगर एग्जाम में कई बार इसका ग्राफ बनवा लेता है, तो जब भी हम Q और V के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्यों? अभी बेसिक फॉर्मूला तक क्या था? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो जब दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब एक खास बात मैं आपको बता दूं जो नोट करने वाली बात है। भले ही फॉर्मूले में लिखा है C = Q/V, लेकिन C does not depend on Q and V। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लीजिए। भले ही कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें Q और V की जरूरत है, ये बात सही है, लेकिन कैपेसिटेंस ना तो Q पर डिपेंड करता है और ना ही V पर डिपेंड करता है। अगर हम एक ग्राफ बनाएं चार्ज और कैपेसिटेंस के बीच में, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कैपेसिटेंस एंड चार्ज। तो देखिए कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता, ना तो Q पर ना ही V पर। तो चार्ज की आप चाहे कितनी भी वैल्यू बढ़ा दीजिए, कैपेसिटेंस क्या मिलेगा? कांस्टेंट। व्हाटएवर मे बी द चार्ज डजंट मैटर, कैपेसिटेंस रिमेन कांस्टेंट। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बाल्टी है और उस बाल्टी का वॉल्यूम है 1 लीटर। तो अगर उस बाल्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं है तो उसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है? 1 लीटर। और उस बाल्टी में अगर आधा लीटर पानी है तो उस बाल्टी का वॉल्यूम क्या रहेगा? 1 लीटर। तो चाहे बाल्टी में पानी हो या ना हो या कितना भी हो, बाल्टी का वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, वो कांस्टेंट है। ऐसे ही कैपेसिटर पर चार्ज हो या ना हो, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो तो उतनी ही रहने वाली है। तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज। नाउ द फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड। अभी हमने देखा कि कैपेसिटेंस ना तो Q पर डिपेंड करता है ना ही V पर डिपेंड करता है। तो फिर डिपेंड किस पर करता है? नंबर 1, शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैपेसिटेंस कैपेसिटर की शेप और साइज पे डिपेंड करता है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। मीडियम ऑफ द कैपेसिटर, हमारे कैपेसिटर के अंदर या बाहर क्या मीडियम है, खास तौर से अंदर, ठीक है। हम इसका ऐसे लिख सकते हैं मीडियम इनसाइड कैपेसिटर, ओके। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, हमारे कैपेसिटर के आसपास कोई दूसरे कैपेसिटर या दूसरे कंडक्टर हैं, और हैं तो कैसे हैं और कितने हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज। तो जिसमें सबसे पहला आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर मान लीजिए R रेडियस का हमारा एक कैपेसिटर है, और ये ऐसा भी हो सकता है जिसमें अंदर से होलो हो, ये इतना मटेरियल हो, ये तो इनर रेडियस A और आउटर रेडियस B।
तो अगर इस शेप में होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो होगी 4 पाई एप्सिलॉन आर। इसका डेरिवेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आप डायरेक्ट याद करेंगे। और इस केस में जो कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन ए बी ओवर बी माइनस ए। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखिए अगर कभी कंपटीशन में या क्वेश्चन आपको इस तरह का मिल जाए, ठीक है। तो ये था हमारा स्फेरिकल कैपेसिटेंस। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। दूसरा है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये एक सिलेंडर L, इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो आएगी 2 पाई एप्सिलॉन L 2.303 log base 10 B ओवर A। तो अगर आपका कैपेसिटर सिलेंड्रिकल है तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, वैसे डेरिवेशन इन चीज़ों इनके, पहली बात तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है, तो केवल आपको इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। आपके सिलेबस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी हैव अ न्यूमेरिकल। A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt। देखिए हमसे क्या कहा गया है, हमारे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर यानी ये हमने कैपेसिटर के लिए क्या, कोई भी दो कंडक्टर ले लीजिए, मैंने ले लिया X और Y, ठीक है। एक प्लेट X, ये दो प्लेट ले लिए, और इस कैपेसिटर को एक V वोल्ट से हमने अटैच कर दिया। हमारे पास एक कैपेसिटर को एक V वोल्ट की बैटरी से अटैच कर दिया। अ चार्ज ऑफ 120 माइक्रोकूलम्ब इज स्टोर इन इट। अब इन प्लेटों पर ये जो चार्ज आता है वो कितना दे दिया, 120 माइक्रोकूलम्ब। इस पर भी 120 माइक्रोकूलम्ब इस पर। तो कैपेसिटर को V वोल्ट से जोड़ा, V वोल्ट की बैटरी से, और कैपेसिटर पे चार्ज कितना गया, 120 माइक्रोकूलम्ब। ओके, मान लीजिए ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C लैग मान लिया, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, हमें मालूम है सिंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो क्या हो जाएगा 120 माइक्रो कूलम्ब अपॉन V वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1। कैपेसिटेंस नहीं मालूम, V नहीं मालूम, बस चार्ज मालूम है, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, अब क्या बोलता है, व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 40 वोल्ट। देखिए इसने कहा है अगर V की वैल्यू क्या कर दी जाए, 40 कम कर दी जाए, ठीक है। यानी if V reduce 40 वोल्ट, ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, उस केस में जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देन Q बिकम 40 माइक्रो कूलम्ब। तो देखिए अगेन C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू चार्ज कितना 40 और वोल्टेज क्या कर दी गई, 40 कम कर दी गई, यानी पहले कितनी थी V, और V में से 40 कम कर दी गई, यानी कितनी बचेगी, V माइनस 40। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको बता दूं कैपेसिटेंस क्या रहता है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, यह भी हमने पढ़ा था। जो कैपेसिटेंस है वो
ना तो Q पर डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट होता है। हाँ डिपेंड करता है लेकिन कुछ और टर्म पे, लेकिन Q और V पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे चार्ज चेंज हो जाए चाहे वोल्टेज चेंज हो जाए, कैपेसिटेंस तो क्या रहेगा वही, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करें तो 120 माइक्रोकूलम अपॉन V इज इक्वल टू 40 माइक्रोकूलम अपॉन V माइनस 40। ठीक है, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 40। और यहाँ से जब आप V को सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 3V माइनस 120 इज इक्वल टू V, तो ये उधर जाके V आ जाएगा 60 वोल्ट। तो ये जो बैटरी है ये है 60 वोल्ट की। यही हमसे पूछा गया था, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अच्छा, अब एक चीज और पूछी गई है हमसे, क्या पूछी गई है, V तो हमने निकाल दिया इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके, अब हमसे कैपेसिटेंस और पूछा गया है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, इस V की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये आपने कर लिया। पुट द वैल्यू ऑफ V, V कितना है हमारा 60 वोल्ट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, C इज इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम अपॉन V। तो 120 माइक्रोकूलम, V की वैल्यू कितनी ली हमने 60 वोल्ट, तो यहाँ से 60 क्या, ये C क्या आ जाएगा 2 माइक्रो फैरेड, ये 2 हो जाएगा, माइक्रो एज इट इज, और कूलम अपॉन वोल्ट क्या होता है फैरेड। तो हमने क्या निकाल लिया, कैपेसिटेंस भी निकाल लिया। ओके, सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्या कहता है, व्हाट वुड हैव चार्ज इन कैपेसिटर इफ वोल्टेज इंक्रीज बाय 40। उसने कहा है चार्ज कितना हो जाएगा अगर अगर वोल्टेज को हम कितना इंक्रीज कर दें 40। तो देखिए वही अगेन आपके पास फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। C तो कांस्टेंट है, कितना 2 माइक्रो फैरेड। अब क्या बोला है, चार्ज कितना हो जाएगा अगर वोल्टेज कितनी 40 बढ़ जाए। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई है, वोल्टेज जिस बैटरी से हमने अटैच करा कैपेसिटर को उसकी वोल्टेज कितनी थी 60 पहले थी, अब वो कितनी बढ़ा रहा है 40 और बढ़ा दो। तो यानी 60 तो पहले थी 40 और बढ़ा दी, तो यानी Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड 100 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 माइक्रो फैरेड, और वोल्ट कितना हो जाएगा कूलम। तो अगर कैपेसिटर की वोल्टेज 40 बढ़ जाएगी तो चार्ज कितना हो जाएगा 200 माइक्रोकूलम। CBSE 2017 में क्वेश्चन आया है। अगर आप इस न्यूमेरिकल को समझें तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, एक ही फॉर्मूले का यूज हुआ है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। लेकिन थोड़ा सा तरीके से अगर आप इसको समझेंगे तो न्यूमेरिकल बड़ा इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं। नाउ वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल। N spherical drops, each of radius r, have been charged to have potential V each. If all these drops combine to form a big drop, what would be the potential of this large drop? CBSE 2013 and 15, और मैं ये कहूँगा it is one of the most important and best question. Even बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज। ओके, तो इस पर ध्यान देंगे। हमसे कहा गया है हमारे पास कुछ स्मॉल ड्रॉप्स हैं और कितनी ड्रॉप n ड्रॉप्स, और उनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। मान लीजिए इसका रेडियस स्मॉल r और इसका रेडियस कैपिटल R। ठीक है, तो n स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइन करके
एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। चलिए, तो मान लीजिए ये जो छोटी ड्रॉप है इस पर चार्ज है Q, पोटेंशियल है V और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या है C। और ये जो बड़ी ड्रॉप है इस पर चार्ज ले लेते हैं Q डैश, पोटेंशियल ले लेते हैं V डैश और कैपेसिटेंस क्या ले लेते हैं C डैश। जो स्मॉल ड्रॉप से छोटी ड्रॉप है उसका चार्ज Q, पोटेंशियल V और कैपेसिटेंस क्या मान लिया हमने C। और जो बड़ी ड्रॉप है उसका चार्ज Q डैश, पोटेंशियल V डैश और कैपेसिटेंस क्या C डैश। अब देखिए एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप। एग्जामिनर ने आपसे V डैश की वैल्यू पूछी है, तो आप बता सकते हैं यहाँ से V डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा। आपको मालूम है C इज इक्वल टू QV, ये फॉर्मूला होता है। तो C डैश इज इक्वल टू Q डैश V डैश, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V डैश इज इक्वल टू Q डैश ओवर C डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर एक बार मुझे Q डैश पता चल जाए और C डैश पता चल जाए तो इजीली मुझे क्या पता चल जाएगा, V डैश पता चल जाएगा। तो हमें एक बार Q डैश निकालना है और एक C डैश निकालना है। लेट्स स्टार्ट। तो एक बात बताइए, अगर एक ड्रॉप पे चार्ज Q है तो nth ड्रॉप पे चार्ज क्या होगा, n इंटू Q, और वे सब ड्रॉप मिलके क्या बनाएंगी, बड़ी ड्रॉप। तो वी हैव Q डैश क्या होगा, n इंटू Q। ये तो बहुत ही आसान है, एक ड्रॉप पे Q तो nth ड्रॉप पे NQ, और वही चार्ज क्या होगा बड़ी ड्रॉप पर। तो Q डैश की वैल्यू क्या आ गई, n चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप इनटू चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये क्लियर हो गया। तो Q डैश की हमारी क्या गई, वैल्यू आ गई। ये तो इजी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है C डैश। ओके, चलिए, तो C डैश आप बता सकते हैं ये जो ड्रॉप है ये कैसी है, स्फेरिकल। और थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर कोई कैपेसिटर स्फेरिकल होता है तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन r, याद है। तो चूंकि ये स्फेरिकल है तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन r। वेरी सिंपल। इन दोनों वैल्यू को किस में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जब आप इन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी। तो देखिए V डैश इज इक्वल टू, बेटा Q डैश की वैल्यू क्या गई, NQ, और C डैश की वैल्यू क्या गई, 4 पाई एप्सिलॉन r। क्या ये बात समझ में आ गई। देखिए एक तो हमने किसकी वैल्यू रख दी, Q डैश की वैल्यू रख दी NQ, और एक हमने किसकी वैल्यू रख दी, C डैश की। तो हमारा V डैश क्या आ गया, NQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। यहाँ तक बात समझ आ गई। ओके, अब आप क्या मुझे बता सकते हैं, मेरे ख्याल से पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है QVC में। तो आप बोलेंगे Q इज इक्वल टू CV। ये तो बेसिक फॉर्मूला। देखिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा। इस Q की वैल्यू उधर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा N। Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CV को Q की जगह क्या लिखेंगे, CV अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। क्या ये बात समझ में आ गई। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारा V डैश क्या आ गया था, N Q था, और Q की वैल्यू मैंने क्या ले ली, CV, और नीचे क्या था,
सी डैश क्या था 4 पाई एप्सिलॉन आर। देखिए एन क्यू की जगह क्या लिखी है सी वी, और सी डैश की वैल्यू क्या थी 4 पाई एप्सिलॉन आर। यहां तक बात समझ आ गई? ओके। वी डैश इज इक्वल टू एन, इसको देखिए सी को, सी क्या है कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ये भी तो स्फेरिकल है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सी का फॉर्मूला क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर नहीं बनेगा? स्फेरिकल के लिए सी का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन इनटू रेडियस, तो इसकी रेडियस क्या है आर, तो क्या मैं सी की वैल्यू रख सकता हूँ 4 पाई, तो मैंने किसकी वैल्यू रख ली सी की वैल्यू रखी, पहले मैंने क्यू की वैल्यू रखी क्यू इज इक्वल टू सी वी, अब मैंने सी की वैल्यू रख ली 4 पाई एप्सिलॉन आर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एन आर वी अपॉन, देख लीजिए ये बचेगा। यहां तक बात समझ आए? ओके। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं इस कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होगा? देखिए बहुत ही, जिन बच्चों को 10th क्लास में मेंसुरेशन पढ़ा होगा वो 2 मिनट बता देंगे। देखिए क्या मैं ये लिख सकता हूं एन इंटू वॉल्यूम ऑफ, देखिए एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। समझ में आ गया होगा? एन छोटी छोटी ड्रॉप मिली तब जाकर बड़ी ड्रॉप मिली, तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल स्मॉल ड्रॉप, एन इंटू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, एन आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, या एन 1/3 आर इज इक्वल टू आर। समझ में आ गया होगा? तो इस आर की वैल्यू मैं वहां पुट कर दूं एन, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एन की पावर 1/3, हमने वैल्यू पुट कर दी, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ऊपर n की पावर 1 नीचे n की पावर 1/3, तो ये बचेगा n की पावर 2/3 इंटू वी। तो हमारी जो v डैश की वैल्यू आई है वो आई है n की पावर 3/2 v डैश, जो हमसे पूछा गया था व्हाट वुड बी द पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप। तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा 2n की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो अगर हमें छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल मालूम है तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो ये सवाल बोर्ड में भी कई बार आ चुका है, इवन कंपटीशन में भी कई बार आता है, तो कंपटीशन के लिए तो आप इसको डायरेक्ट याद करिए इस रिलेशन को, ये आपका शॉर्टकट बन जाएगा, बाकी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल आप इस प्रैक्टिस करें।